हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताइए। चलिए देखिए, आज भाई हम लोग जो हमारा अंतिम प्रयास चल रहा है क्लास 10th का 2025 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, इसमें देखिए हम एक और चैप्टर लेकर आ गए हैं फिजिक्स के। ऊर्जा के स्रोत क्या लेकर आ गए भैया? ऊर्जा के स्रोत लेकर आ गए हैं, ठीक है। और इस ऊर्जा के स्रोत में देखिए हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबका वन शॉट करेंगे, महामैराथन क्लास लेंगे, ठीक है। और इसमें आपका देखिए 95 प्लस का जो है टारगेट है हमारा, कि जो भी बच्चा रेगुलर ये क्लास जो जनवरी भर का जो हमारा क्लास है चैप्टर 1 से सभी सब्जेक्ट के जो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का जो रेगुलर क्लास करके तैयार कर लेता है उसका टारगेट 95 प्लस का रख के हम लोग करवा रहे हैं, कि जो भी तैयार कर लेगा उसका कंफर्म है 95 प्लस तो आएगा ही, 95 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग भाई चलिए एक बार सभी लोग बताइए, रेडी हैं? सभी लोग जुड़ गए हैं? क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए एक बार सभी लोग भाई लाइक कर दीजिए, ठीक है, दबा के, और शेयर कर दीजिए। हम लोग चलते हैं, देखिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन में नहीं कर सकते हैं, पवन वायु वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए जो कह रहा है कि सौर जल तापक है, ठीक है, सौर जल उष्मक, यह भाई सूर्य के प्रकाश में ही कार्य करता है। तो जब बादल वाला दिन रहेगा, जिस दिन बादल घिरा रहेगा, ठीक है, आसमान में बादल रहेंगे, उस दिन सूर्य का प्रकाश रहेगा नहीं, तो सौर जल उष्मक कार्य ही नहीं करेगा। तो इस दिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं भाई, बादलों वाले दिन में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, कौन सा है? देखिए भाई, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा, इनमें से कौन सा देखिए क्या होता है? सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? ये नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनके कारण होता है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं होता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा हो जाता है, पवन ऊर्जा हो जाता है, जैव मात्रा हो जाता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा इससे उत्पन्न नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा कह रहा है कि देखिए जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा में कौन नहीं आता है भाई? जैव मात्रा में देखिए, जैव मतलब जीवाश्म जो क्या होते हैं, जमीन के अंदर जो दबे पड़े होते हैं, ठीक है, पदार्थ, उससे जो बनता है। तो देखिए लकड़ी तो होता है, गोबर गैस है, कोयला भी है, कौन सा नहीं है? देखिए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा का मात्रा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा क्या भैया? जैव ऊर्जा की मात्रा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत संयंत्र। क्या होता है? देखिए कोयला, पेट्रोलियम। जीवाश्म मतलब जो अभी बताया कि जो कई हजारों साल से जो जमीन के अंदर दबे पड़े हैं पदार्थ, उनके सड़ने गलने से जो ऊर्जा मिलती है वह क्या होती है? जीवाश्म ऊर्जा। तो कोयला, पेट्रोलियम ही होता है, जमीन के अंदर से मिलता है। सौर ऊर्जा तो सूर्य के प्रकाश से, पवन ऊर्जा तो हवा से चलता है, वायु से, जल विद्युत ऊर्जा तो जल वाले से चलता है, ठीक है। तो यही है देखिए कोयला, पेट्रोलियम। आगे देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? सौर कुकर मतलब सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करेंगे? देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं भाई, बताइए। देखिए भाई, उत्तल तो कर नहीं सकते हैं, ये किरणों को फैला देता है, और समतल भी नहीं कर सकते, ये तो सीधे होता है। अवतल कर सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, केंद्रित करके ऊर्जा को इकट्ठा करेगा। आगे देखिए, अब चलिए देखिए भाई, अब हमारा देखिए आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आ गया? देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव इसमें ज़्यादा आता नहीं है, सब्जेक्टिव आते हैं कुछ लॉन्ग, और ठीक है लघु उत्तरीय में एक दो। तो भाई एक बार सभी लोग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं लाइक और शेयर। हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या, देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं?
जीवाश्म ईंधन कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो पहले देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परत में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत समय पहले पुराने समय वाले जो सजीव वस्तुएं होते हैं उनके अवशेष हो या उनके कुछ छाप छूटे हों, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आकलन रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना है, कितना समय पुराना है। तो ये देखिए पहला हो गया, जीवाश्म किसे कहते हैं और इसके समय का पता हम कैसे लगते हैं। जीवाश्म क्या होता है, जो सजीव वस्तुएं हजारों साल से पृथ्वी के अंदर या उसके सतह पर चट्टानों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं अवशेष उसके, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका पता हम कैसे करते हैं समय का, देखिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा। आगे देखिए क्या है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। देखिए भाई, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहेंगे। देखिए, ऊर्जा का उत्तम या आदर्श स्रोत वह स्रोत है जो प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता हो। मतलब एकांक द्रव्यमान में ही या एकांक आयतन में ही अधिक कार्य कर देता हो भाई। ठीक है, मात्रा कम हो लेकिन यूज ज़्यादा हो, तो वह क्या होता है, उत्तम स्रोत हो गया। आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से मिल जाएगा वही उत्तम माना जाएगा ना, जो आसानी से नहीं मिलेगा उसे हम सर्वश्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं। आगे देखिए, आसानी से भंडारित एवं परिवहित हो सके, मतलब आसानी से एक जगह इकट्ठा भी कर सकें और आसानी से कहीं भेजना हो तो भेज भी सके, और सस्ता और सुरक्षित हो, सस्ता भी हो भाई। देखिए, इंसान को कोई भी चीज़ अच्छा कब लगता है, मतलब वह सस्ता भी हो, आसानी से उसको रख भी सके और वह आसानी से मिल भी जाए, और वह क्या हो, अधिक समय तक, मतलब ज़्यादा फायदेमंद हो। हर चीज़ जिसमें इंसान को मिलेगा वही क्या होगा भैया, उत्तम मानेगा, आदर्श उसी को मानते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर करेंगे। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हेडिंग ये है यार, देखिए यहाँ से यहाँ तक ना, देखिए ना, ये ना हेडिंग है, नवी नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये भैया यहाँ तक है, देखिए पहला। दूसरा देखिए जो ऑप्शन है, देखिए इसमें देखिए सामान्य तथा अवक्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों क्या है भैया, देखिए हेडिंग है हमारे, ये देखिए क्या है, हेडिंग है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये हेडिंग है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए टाइपिंग में। ठीक है, चलिए तो देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए पहला था हेडिंग, इसमें क्वेश्चन में पहला जो था, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो देखिए कह रहा है कि जो ऊर्जा स्रोत बार बार उपयोग किए जा सकते हैं वो नवीकरणीय है। जैसे देखिए कह रहा है कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इनको हम बार बार बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय। परंतु वे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं और जिनके पुनर्स्थापन में क्या होता है, देखिए लाखों वर्ष लगते हैं, जिनके मतलब पुनरावस्थान में, मतलब जिनको दोबारा से प्राप्त करने में, एक बार खत्म हो जाए दोबारा बनाने में कई साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। देखिए जो हम कोयला यूज करते हैं, पेट्रोल जो यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल, यह देखिए क्या है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा, मतलब इसका दोबारा से नवीकरणीय नहीं हो सकता है, एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष लग जाते हैं। आगे देखिए क्या है, सामान्य तथा अवक्षय। ठीक है, अच्छा, सामाप्य तथा अक्षय
ऊर्जा स्रोत। देखिए अनवीकरणीय स्रोत की पुनरावस्थापना में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इसे समाप्य ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे पवन, जल इत्यादि जो है ऊर्जा स्रोत उपयोग बार बार और लंबे समय तक किया जा सकता है, अतः ये क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है। मतलब सीधे सीधे देखिए, जो नवीकरणीय है जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं उसे हम अक्षय बोलते हैं, और जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते वो क्या है, समाप्य है। समाप्य मतलब जो समाप्ति की ओर चले, अक्षय मतलब जो चलता रहे, लगातार चलता रहे। ठीक है, तो ये देखिए 2 पॉइंट हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। देखिए कह रहा है कि देखिए ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम देखिए क्या क्या। देखिए पहला देखिए जल ऊर्जा है, क्या देखिए जल ऊर्जा है। यह देखिए क्या है, बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊंचाई से नीचे बहते जल की ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, कर लिया जाता है तथा उपयोग के बाद बहता हुआ जल समुद्र में चला जाता है। जल चक्र के कारण जल पुनः ऊंचाई पर पहुंच जाता है। देखिए कह रहा है कि पुनः जल जो उपयोग करेंगे वह जल क्या चला जाएगा, समुद्र में, फिर समुद्र से वाष्पित होकर फिर चला जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से आएगा नीचे, फिर उपयोग होगा, फिर समुद्र में जाएगा। तो ये लगातार ऊपर नीचे जल चलता रहता है और उसके गति के कारण हम क्या करते हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग करते रहते हैं। तो ये क्या है, जल ऊर्जा है जो नवीकरणीय है। दूसरा देखिए क्या है, देखिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्यों नवीकरणीय, देखिए हम पवन ऊर्जा का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। प्राकृतिक में पवन चक्रीय प्रक्रमों के कारण उत्पन्न होती है, इसे भी हम ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, देखिए एक देखिए जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा, और दूसरा देखिए क्या है, पवन ऊर्जा। अब इसी का देखिए क्या किया गया, देखिए एक्सप्लेन किया गया। देखिए हम देखिए 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जल ऊर्जा का देखिए विस्तार पूर्वक यहाँ समझा दिया गया, पवन ऊर्जा को यहाँ पर समझा दिया। दोनों ऊर्जा को अलग अलग विस्तार पूर्वक समझा दिया गया। क्लियर है। आगे देखिए क्या है, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। जो हम जीवाश्मी ईंधन पढ़े हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है भैया, देखिए जीवाश्म ईंधन जो लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी के अंदर दबे पड़े हैं या तो उनके अवशेष बचे हैं पृथ्वी पर, वही कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसके हानियां क्या क्या हैं। देखिए जीवाश्मी ईंधन उपयोग करने से निम्नलिखित हानियां होती है। जीवाश्मी ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित हैं। जैसे जीवाश्मी ईंधन में देखिए पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये इनके देखिए बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन इनके भंडार एक सीमित मात्रा में है। एक बार उपयोग करते करते अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा इनका उपयोग करने के लिए हमें एक कम से कम लाखों वर्ष तक, कई लाख वर्ष क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, तब ये दोबारा फिर से बनेंगे। तो पहला तो ये इसका है हानि कि एक बार खत्म कर देंगे तो दोबारा ये हमें मिलेंगे नहीं। दूसरा देखिए क्या है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन क्या है भैया, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब यही है कि इसे हम क्या करते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग कर लेंगे फिर दोबारा उसको उपयोग हम नहीं करते हैं। अब जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल 1 लीटर बाइक में डालते हैं तो क्या उसको उपयोग करने के बाद फिर से उसी को करेंगे, फिर से आपको दूसरे की जरूरत होगी। जल जैसे जल ऊर्जा है, एक बार एक लीटर जल को अगर हम बहाव में उपयोग कर लेंगे तो वो बहते हुए फिर वापस आएगा तो फिर से उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, ये जल के खत्म हो जाता है। जीवाश्मी ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अतः जीवाश्मी ईंधन के धुएं अम्लीय वर्षा के कारक हैं जो मनुष्य के श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा कर। देखिए जीवाश्मी ईंधन जब हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है, सल्फर निकलता है, और कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जब ये जल करके सल्फर ऊपर जाते हैं, कार्बन ऊपर जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय होते हैं। फिर वही बारिश के रूप में बारिश के साथ क्या होते हैं, जल की बूंदों के साथ मिलकर आते हैं, जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये सब हानियां हैं देखिए जीवाश्मी ईंधन की,
जीवाश्म ईंधन की ये सब क्या है, हानियां हैं। ठीक है, क्या क्या हानि होती है जीवाश्म ईंधन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, सौर ऊर्जा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब सौर ऊर्जा के बारे में छोटे में बताना है, 2-4 लाइन में समझा देना है। ठीक है, तो देखिए सौर ऊर्जा देखिए क्या होता है, सूर्य ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। इससे हमेशा ऊर्जा का विकिरण की रूप में सभी दिशाओं में क्या होता है, संचरण होता रहता है। सूर्य से जो ऊर्जा होती है विकिरण के रूप में सभी दिशाओं में क्या होती है, हमेशा संचरित होती रहती है। परंतु पृथ्वी व अन्य ग्रह इस उत्सर्जित ऊर्जा का कुछ भाग ही प्राप्त करते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी ऊर्जा निकलती है लेकिन पूरे ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। पृथ्वी को या तो अन्य जो ग्रह हैं इनका सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का केवल कुछ परसेंटेज भाग ही मिल पाता है। देखिए सूर्य का अनुमानित आयु जो है देखिए 4.6 गुणे 10 घाते 9 साल है, और यह लगभग अगले 5 गुणे 10 घाते 9 सालों तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। ठीक है, सूर्य 4.5 गुणे 10 घाते 23 किलो जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, सूर्य से देखिए प्रति सेकेंड हमें इतना ऊर्जा मिलता है, 5 गुणे 10 घाते 23 किलो जूल एक सेकेंड में मिलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा मुख्यतः पृथ्वी पर उष्मा व देखिए दृश्य प्रकाश, ठीक है यहाँ पे देखिए दृश्य रहेगा भैया, दृश्य प्रकाश के रूप में आती है। पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है, आधारित उपकरण, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, और देखिए क्या है ऊर्जा संग्रह सोलर। ठीक है, ये सब देखिए क्या इस पर आधारित क्या है, उपकरण है, जो कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का केवल 1% भाग ही उपयोग करते हैं, बाकी सब क्या होता है कहीं और चला जाता है। लाभ देखिए इसके लाभ क्या क्या है, सौर ऊर्जा के लाभ देखिए, सौर ऊर्जा का मितव्ययी स्रोत है, मतलब क्या है, लगातार देने वाला एक स्रोत है। वायु प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा का भंडारण सीमित नहीं है, ये क्या है, असीमित है, बहुत बड़ा भंडारण है। हानियां देखिए सौर ऊर्जा से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। हानियां देखिए क्या है, सौर ऊर्जा पर आधारित यंत्र महंगे होते हैं। पहला तो सबसे है कि सौर ऊर्जा पर जो आधारित यंत्र होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं भैया, बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि जब बादल होते हैं तो सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। जैसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिस दिन आसमान में बादल रहेंगे तो उस दिन हमें सौर ऊर्जा आसानी से नहीं मिलेगी, कार्य सही से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हानियां हैं। आगे देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। मतलब देखिए जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा दोनों में क्या करना है, हमें अंतर लिखना है। जीवाश्म ईंधन देखिए क्या है, यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब परंपरागत मतलब यह एक नियम के अनुसार। और सूर्य क्या है, देखिए यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब बिना किसी परंपरा के, बिना किसी चलने वाला। आगे देखिए, सभी जीवाश्मी ईंधन का एकमात्र स्रोत सूर्य है। जितने भी जीवाश्मी ईंधन है सबका एक ही स्रोत है, सूर्य। सूर्य पृथ्वी का एकमात्र मुख्य स्रोत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन के भंडारण सीमित है, लेकिन सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, इसका भंडारण सीमित नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या है, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कभी भी ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सामान्यतः दिन में ही होता है। जीवाश्मी ईंधन दिन हो रात हो, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, चाहे दिन हो चाहे रात कर सकते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग दिन में ही कर सकते हैं, रात में नहीं। जीवाश्मी ईंधन के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनमें वातावरण प्रदूषित होता है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। जीवाश्मी ईंधन को खरीदना पड़ता है, सौर ऊर्जा का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, केवल इसके यंत्र जैसे सोलर कुकर है ये सब ले लिए, ऊर्जा तो फ्री में मिलती है सूर्य के। आगे देखिए, जैव मात्रा तथा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए। स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए।
देखिए जैव मात्रा और जल विद्युत दोनों में अंतर लिखना है भाई। जैव मात्रा और जल विद्युत, देखिए जैव मात्रा क्या होता है? जैव मात्रा नवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। मतलब जैव मात्रा जो है देखिए नवीकरणीय है, मतलब इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्या है? परंपरागत स्रोत। जल विद्युत देखिए क्या है? जल विद्युत भी नवीकरणीय है एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये भी परंपरागत है। ठीक है, अगला क्या है देखिए, जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। बहते जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, उसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत में। जैव मात्रा में उपयोग से वातावरण प्रदूषित होता है, जैव मात्रा के उपयोग से, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह क्या है? प्रदूषण नहीं होता है। जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न नहीं करता। ये पारिस्थितिकी देखिए असंतुलन नहीं उत्पन्न करता, लेकिन जल विद्युत जो है यह क्या करता है? यह भैया पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न करता है। जल का उपयोग करेंगे, बाद में से निकालेंगे, जल उपयोग करेंगे तो मात्रा कम होगी, फिर वहाँ पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। जल विद्युत की अपेक्षा जैव मात्रा सस्ता ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगा होता है। जल विद्युत महंगा होता है और जैव क्या होता है? सस्ता पड़ता है। अब देखिए निम्नलिखित के ऊर्जा निष्कर्षण करने की सीमाएं लिखिए। पवन, तरंगे, ज्वार भाटा। ठीक है, अब देखिए इनका हमें लिखना है, क्या करने हैं देखिए, लिखना है कि निष्कर्षित करने की सीमाएं। देखिए पहले पवन का लिख लेते हैं। पवन देखिए ऊर्जा स्रोत हो गया, पवन ऊर्जा। इसका क्या क्या सीमा देखिए, कहीं भी किसी भी समय पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हम जब चाहे तब पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हवा चलना चाहिए, वायु चलनी चाहिए भाई। पवन चलेगा तभी ना, हवा मिलेगा तभी होगा। दूसरा, पवन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन का वेग कम से कम 15 किमी प्रति घंटा होना चाहिए। पवन का वेग मतलब हवा का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तभी विद्युत उत्पन्न होगा। इससे नहीं तो नहीं होगा। 15 से कम रहेगा, जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, या तो रहेगा तो कम वेग से रहेगा, वहां पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखिए तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या है देखिए, तरंग हर समय विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। जो तरंग है ये भी देखिए प्रकाश तरंगे हर समय नहीं मिलती हैं। और तरंग ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु उपकरण स्थापित करना क्या होता है देखिए, महंगा होता है। क्या होता है भैया देखिए, महंगा। ठीक है, महंगा होता है। और ज्वार ऊर्जा देखिए क्या है, ज्वार ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बांध बनाना अधिक खर्चीला होता है। बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थान बहुत सीमित है। मतलब स्थान नहीं है पहले तो बांध बनाने के लिए। स्थान धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि कर रही है, पृथ्वी पर स्थान ही कम पड़ जा रहे हैं बाकी सब काम के लिए। तो ये सब इसके मतलब रुकावटें हैं। इन सब के उपयोग करने के लिए क्या क्या हानि है, मतलब क्यों हम नहीं कर सकते। आगे देखिए क्वेश्चन है, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा माना गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि भी करना कि देखिए कह रहा है विभिन्न ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य से व्युत्पन्न माना गया। मतलब जितने भी ऊर्जा हमें मिले हैं हम सबको सूर्य से ही प्राप्त ऊर्जा मानते हैं कि ये किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सूर्य से ही मिलता है। ये हम मानते हैं कि नहीं, पहले बताना है हाँ या ना। फिर यदि आप हाँ बोलते हैं तब भी अपना उत्तर का पुष्टि कीजिए, नहीं बोलते हैं तब भी करना है। हाँ बोलने पर भी उत्तर की पुष्टि करनी है और नहीं बोलने पर भी उत्तर की पुष्टि करनी है भाई। ठीक है, तो पहले तो देखिए हम हाँ कर देते हैं भाई, मानते हैं कि सभी ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के सभी रूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। कैसे देखिए, अनवीकरणीय स्रोत देखिए, ऊर्जा के ये स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट परिस्थितियों से बने थे। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, मतलब इन्हें दोबारा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, नवीकरणीय स्रोत। ये स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौर मंडल विद्यमान है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सागर की तरंगे,
ठीक है। परमाणु ऊर्जा ये सब क्या है, ये सब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है, हमेशा हमें मिलती रहेंगी और ये तब तक क्षमता रखते हैं, तब तक हमें ऊर्जा देते रहेंगे जब तक कि सौर ऊर्जा क्या है, मतलब सूर्य उपस्थित है, तब तक ये हमें ऊर्जा देते रहेंगे। जल ऊर्जा क्या देखिए, जल विद्युत संयंत्र में ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसलिए अब जल विद्युत संयंत्र को बांधों से संबंधित किया गया है। विश्व भर में बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। हमारे देश में विद्युत ऊर्जा की मांग का 1/4 भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है। मतलब हमारे देश में, भारत देश में जितना ऊर्जा की जरूरत होती है उसका लगभग में 1/4 भाग, जैसे 100 किलो अगर वोल्ट की जरूरत होती है तो लगभग में 25 किलो वोल्ट जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, पवन ऊर्जा। सूर्य के विकिरण से भूखंडों और जलाशयों के देखिए आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। पहले पवन ऊर्जा से पवन चक्कियां चलाकर कुओं से जल खींचने का काम होता था, लेकिन अब पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत, देखिए बड़े बड़े ऊपर पंखे लगे होते हैं पवन चक्की में। जब देखिए ये कहाँ लगते हैं, जैसे रेगिस्तान में जहाँ गर्मी का समय हो, वहां पर देखिए गर्मी के कारण वायु का क्या होता है, देखिए घनत्व कम होगा और उसका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो उससे पंखे चलेंगे, पंखे से नीचे मोटर चला के पहले जल निकालने का कार्य होता था। अब उसी से देखिए जनित्र को चला के हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में, देखिए क्या होता है, बांध बना लेते हैं, बांध के देखिए बगल में क्या करते हैं, टरबाइन लगा देंगे ऐसे। ठीक है, जब जल इस पे बांध से ऐसे गिरेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा ऐसे, और घूमेगा फिर जल इस पे गिरेगा, ये लगातार घूमता रहेगा। तो इसके घूमने से क्या रहेगा, लगा विद्युत जनित्र जुड़ा रहेगा जो क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। तो ये सब देखिए हमारे हो गए। वो तरंग ऊर्जा है, देख लेंगे। ठीक है, सागरी तापीय ऊर्जा है, सब आप याद कर लेंगे, सब याद करना है कौन क्या होता है कैसे। ठीक है, और देखिए एक है हमारा क्या है, देखिए सौर ऊष्मीय युक्तियां। ये युक्तियां ऊर्जा को सीधे सौर ऊर्जा से प्राप्त करती हैं और इसे ऊर्जा के अन्य उपयोग करने योग्य रूपों में परिवर्तित कर। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विघटन में क्या अंतर है। रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विघटन में क्या अंतर है। देखिए रेडियो एक्टिव विघटन देखिए क्या होता है, यह एक प्राकृतिक विधि है। नाभिकीय विघटन क्या होता है, यह एक कृत्रिम विघटन है। रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, प्राकृतिक है, और नाभिकीय क्या है, कृत्रिम है। रेडियो एक्टिव विघटन देखिए स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, और ये क्या है, देखिए स्वतः नहीं होती है। यह भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है ना, तब नाभिकीय विखंडन की क्रिया। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में नाभिक से अल्फा तथा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तथा गामा किरण के रूप में। ठीक है, देखिए गामा किरणों के रूप में, देखिए अल्फा कण और बीटा कण के रूप में होते हैं और गामा किरणों के रूप में, मतलब अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित। लेकिन विखंडन में क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी नाभिक दो छोटे नाभिक में टूट जाता है और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती। ठीक है, और देखिए बहुत कम और देखिए इसमें रेडियो एक्टिव में ऊर्जा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस प्रक्रिया में नाभिक के परमाणु क्रमांक केवल 1 अथवा 2 का अंतर तथा द्रव्यमान संख्या में 0 या 4 का अंतर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत अधिक संख्या का अंतर हो जाता है। ये सब आप अंतर देख लेंगे। ठीक है, अंतर देख लेंगे। अगला देखिए क्या भाई, पवन चक्की का कार्य सिद्धांत क्या है। पवन चक्की का विवरण चित्र सहित समझाइए भाई। पवन चक्की के बारे में चित्र सहित समझाना है। पवन चक्की पहले देखिए क्या होता है। देखिए पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने से प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो देखिए वायु की गतिज ऊर्जा होती है, प्लेट लगे होते हैं, प्लेट, उनको घुमाने से प्रयुक्त की जाती है। यह बच्चों के खिलौने फिरकी जैसी होती है। पवन चक्की के ब्लेड की बनावट विद्युत पंखे के ब्लेड के समान होती है।
इनमें केवल इतना अंतर होता है कि विद्युत पंखे में जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन अर्थात वायु चलती है। इसके विपरीत पवन चक्की में क्या होगा, पवन चलेगी तो ब्लेड घूमेंगे। देखिए जैसे हमारा पंखा होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, देखिए पंखा को घुमाते हैं तब वायु मिलता है, लेकिन पवन चक्की में उल्टा होगा, वायु चलेगा तो पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा। और जब देखिए पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं तो घूमते हुए ब्लेड की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से गेहूं पीसने की चक्की को चलाना, जल पंप चलाना, मिट्टी के बर्तन इत्यादि को हम चलाते हैं। ठीक है, ये करते हैं। अब देखिए रचना क्या होता है, देखिए पवन चक्की की रचना को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए इसमें क्या क्या लगा रहता है देख लेते हैं। देखिए पवन चक्की में देखिए क्या होता है, लोहे का एक पहिया होता है चक्की, और पंखुड़ियाँ देखिए इसमें सब लगी रहती है। देखिए यहाँ से देखिए ये जुड़ा रहता है, देखिए साफ्ट मतलब एक रॉड जुड़ा होता है, और क्रैंक रहेगा। ठीक है, देखिए इसका संपर्क देखिए क्या होता है, इस स्पार्क छड़ का संबंध देखिए जल पंप से होता है। अब देखिए जब यहाँ से हवा चलेगी तेजी से, कार्य विधि कैसे होगा, जब यहाँ से हवा इसमें तेजी से आकर लड़ेगी चलेगी तो ये पंखा घूमेगा, इसके घूमने से राड भी घूमेगा, राड का संपर्क यहाँ रहेगा जिससे ये जल विद्युत संयंत्र भी घूमने लगेगा, और इससे जल विद्युत संयंत्र के घूमने से क्या होता है, जल द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। ये देखिए पवन चक्की हो गया। ठीक है, इसका कार्य विधि वही है। देखिए पवन चक्की द्वारा पानी खींचने की क्रिया का प्रदर्शन किया गया है। इसमें देखिए पानी खींचने की, पवन चक्की की फ्रैंक एक जल पंप की पिस्टन छड़ से जुड़ी होती है। देखिए जब ये घूमेगा, देखिए जब ये घूमकर नीचे आएगा, जब ये देखिए ऐसे घूमना चालू करेगा तो ये एक बार घूम के ऐसे नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये वाला राड क्या होगा, इसके साथ नीचे आ जाएगा, तब ये देखिए ये पानी के अंदर जाएगा, और जब फिर ये घूम के ऊपर जाएगा तो पानी को लेकर के ये जैसे पंप में रहता है ना, ऐसे देखिए राड रहेगा, ये ऐसे पानी के नीचे जाएगा, फिर पानी इस पे भर जाएंगे, इस देखिए ये ऐसे जाएगा ऐसे पानी के नीचे, फिर इस पे पानी भर जाएंगे, फिर ये क्या होगा, पानी को लेकर के ऊपर उठेगा। तो यही कार्य इसमें होता है। ठीक है, कार्य सिद्धांत, तेजी से बहती हुई पवन जब पवन चक्की के ब्लेडों से टकराती है तो यह एक बल लगाती है जो एक प्रकार का गुणन प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके कारण पवन चक्की के ब्लेड घूमने लगते हैं। पवन चक्की का गुणन के ब्लेडों के विशिष्ट बनावट के कारण होता है। ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, चित्र की सहायता से बॉक्सनुमा और सौर कुकर की संरचना का कार्य विधि वर्णन कीजिए। ठीक है, सौर कुकर के बारे में बताना है भाई, सौर कुकर का कार्य विधि और वर्णन करना है। सौर कुकर, सोलर कुकर। ठीक है, देखिए सोलर कुकर देखिए क्या होता है, देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। बॉक्सनुमा सोलर कुकर देखिए क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन को पकाया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाया, इसलिए इसे सौर चूल्हा भी कहते हैं। इसका देखिए प्रदर्शन, देखिए संरचना यहाँ देखिए रहेगा चित्र में। इसमें देखिए क्या क्या रहता है, देखिए कांच का एक ढक्कन रहता है, और देखिए एक क्या होता है, धातु का एक बॉक्स होता है, बाहर से काला, ठीक है, पुता हुआ भोजन पकाने वाला बर्तन ये है। ठीक है, जो बाहर से काला किया गया होता है। अब देखिए समतल दर्पण रहता है लगा, जिससे कि सूर्य की किरण यहाँ आएगी तो इस पे टकरा के यहाँ आएगी बॉक्स पे, जिससे अंदर जाएगी। ये काला पेंट किया गया है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, प्रकाश को, और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे भोजन क्या होगा, पक जाएगा। इससे भोजन क्या होगा भैया, पक जाएगा। तो कार्य विधि में देखिए यही है कि सर्वप्रथम पकाए जाने वाले भोजन को स्टील अथवा एल्युमिनियम के एक बर्तन में सीप में भंडारित करके, जिसकी सतह काली की गई होती है, सौर कुकर के अंदर रख देते हैं तथा ऊपर से शीशे का ढक्कन बंद कर देते हैं। परावर्तक तल यम द्वारा देखिए ये जो है, देखिए परावर्तक तल यम, इससे प्रकाश किरण परावर्तित होकर इसी पे आएगा, कांच के ढक्कन पर आएगा, जो जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बस यही सब है, तो आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए उपयोग देखिए कहाँ करते हैं। बॉक्सनुमा सौर कुकर को उन खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं जिन्हें पकाने के लिए धीमी आंच की आवश्यकता होती है। जिन्हें पकाने के लिए धीमी आंच की आवश्यकता होती है उसमें करते हैं। इस कुकर को रोटियां सेकने प्रयुक्त नहीं करते हैं, रोटियों के लिए नहीं कर सकते हैं। सौर कुकर के देखिए लाभ क्या होते हैं। सोलर कुकर से किसी प्रकार का धुआं अथवा गंध नहीं होता है, ये इसका लाभ है। ठीक है, अब देखिए सोलर कुकर की परिसीमाएं क्या हैं। देखिए परिसीमाएं, सोलर कुकर रात्रि में बरसात के समय इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। सोलर कुकर को रोटी बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ये सब इसकी सीमाएं हैं।
सौर सेल क्या है? सौर सेल के विकास तथा उपयोग एक टिप्पणी लिखिए, विकास और उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए ये सब जो है ना इस चैप्टर में सभी आपको ना याद करने वाली चीजें हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, गुणा भाग नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है, याद कर लेना है, ठीक है। और भाई याद कर लेंगे, पीडीएफ सबको मिल जाता है, पीडीएफ आप लोग जानते हैं कहाँ मिलता है, टेलीग्राम पर भी मिलता है, बताया गया है कई बार। और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेंगे तो फ्री कोर्स में वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा तैयार कर लेना भाई। जैसे देखिए सौर सेल क्या है, देखिए सौर सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली देखिए ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सौर सेल का विकास कैसे हुआ? देखिए सौर सेल लगभग 100 वर्ष पहले यह खोज हो चुकी थी कि सिलिकॉन की देखिए किसी पतली परत को सौर प्रकाश में रखने पर विद्युत उत्पन्न होती है, 100 साल पहले खोज दिया गया था। यह भी ज्ञात था कि निम्नलिखित के किसी सिलिकॉन के किसी टुकड़े पर आपतित सौर ऊर्जा का केवल 0.6% भाग ही क्या होता है, देखिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब अगर हम जितना ऊर्जा उसमें करेंगे भेजेंगे उसका केवल 0.6% ही क्या होगा, वह उपयोग में आएगा, बाकी सब क्या होगा, बेकार चला जाएगा, ठीक है। मतलब 100 किलो जूल ऊर्जा भेजेंगे तो बस 0.6 किलो जूल क्या होगा, विद्युत में होगा उपयोग, ठीक है। तो ये सब देखिए है इसका उपयोग क्या क्या कैसे होता है, इसका विकास कैसे हुआ। फिर देखिए सौर सेल के उपयोग, सौर सेल का उपयोग देखिए दुर्गम तथा दूरस्थ स्थानों में विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सौर सेल का उपयोग दुर्गम तथा दूरस्थ स्थान में करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ, विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने में, ठीक है। आगे देखिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। सौर सेल के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला देखिए सौर सेल का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यानों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं या तो उपग्रह भेजे जो होते हैं सैटेलाइट, उसमें ऊर्जा देने के लिए ये मशीन लगा देंगे सौर सेल वाला, वो सूर्य के प्रकाश से खुद ऊर्जा उसको, ठीक है। वास्तव में सभी कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष यान मुख्यतः सौर पैनलों के द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, भारत में सौर सेल का उपयोग सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था करने में, सिंचाई के लिए जल पंपों को चलाने तथा रेडियो व टेलीविजन सेंटों को चलाने में किया जाता है। आप लोग जानते हैं जो रोड पर लाइट लगी होती है, क्या उसको रोज कोई ऑन ऑफ करने नहीं जाता कि रात होगा तो ऑन कर देगा, दिन होगा तो आप, उसमें ऐसा प्लेट लगा रहता है कि जब उस पर प्रकाश पड़ता रहेगा तो नहीं जलेगा, और जब उस पर प्रकाश अंधेरा आ जाएगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो अपने आप जलने लगता है और प्रकाश में चार्ज होता है, रात में वही यूज होता है। ऐसे देखिए सौर सेल का उपयोग समुद्र में स्थित द्वीप स्थानों में तथा जैसे समुद्र में जहाँ द्वीप स्थानों जहाँ पे विद्युत नहीं भेजी जा सकती वहाँ हम क्या करते हैं, सौर सेल का उपयोग कर देते हैं। वह सूर्य के प्रकाश से दिन में चार्ज होगा, रात में जलेगा, पता चलेगा कि समुद्र में कहाँ पे द्वीप है, कहाँ पे कैसे है, क्या है, ठीक है। तो ये सब देखिए क्या है इसके उपयोग है। आगे देखिए किसी नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए तथा उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख घटक देखिए क्या, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके भीतर नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित श्रृंखला द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग है। देखिए जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए हम नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। यही है नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। इसमें देखिए क्या क्या, देखिए ईंधन है, मतलब जिस पदार्थ को जलाना होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम, ये हो गया ईंधन। ऐसे ही मंदक है, देखिए विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे क्या करते हैं, मंदन कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट या बेरिलियम की छड़ हो गया, ठीक है, भारी जल हो गया, ये सब आपका मंदक का कार्य करेगा। क्योंकि न्यूट्रॉन की गति को कम करेंगे तभी तो विखंडन की अभिक्रिया नियंत्रण में होगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, परिरक्षक। परिरक्षक क्या है, नाभिकीय विखंडन के समय कई प्रकार के तीव्र विकिरण निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलते हैं, ठीक है, जिनसे वहाँ के जो मजदूर होंगे या तो वहाँ का जो वातावरण होगा उसको क्या होगा, हानि होगी। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ क्या करते हैं, इस्पात का एक मजबूत मोटा क्या करते हैं, दीवार बना के रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मजबूत मोटा दीवार बना कर रखते हैं।
ठीक है। आगे देखिए नियंत्रक है, देखिए रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करने के लिए कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। रिएक्टर की दीवार में इन छड़ों का आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर करके विखंडन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। और लास्ट में देखिए क्या एक है, शीतलक है। विखंडन से जब विखंडन की क्रिया होगी तो उसमें उष्मा भी तो ज़्यादा निकलेगी, तो जो वहाँ के मजदूर होंगे कार्यकर्ता, उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो उनकी उष्मा को अवशोषित करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जिस पदार्थ को उपयोग करते हैं उससे शीतलक करते हैं। जैसे क्या होता है, वायु, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए है पूरा, देखिए है प्रक्रिया विखंडन का। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए रचना में क्या क्या कैसे कैसे मिलकर बना है ये देखना है, बस ये देख लेना रचना। और कार्य विधि में रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ को बाहर खींच लेते हैं, जिससे न्यूट्रॉन गति करते हुए आके यूरेनियम 235 से क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, यूरेनियम 235 रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा यूरेनियम 235। ठीक है, से टकराएंगे और इसको दो भाग में तोड़ेंगे, जिससे 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, वो अगले 3 को तोड़ेंगे। इस प्रकार ये क्या होता है, अभिक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो बस यही आपका है, इतना देखना था, इतना इस चैप्टर में तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर में सारे थियोरेटिकल हैं, ठीक है, मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं। ज़्यादा आपको इस चैप्टर में देखिए क्या करना है, समझना नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। पीडीएफ से पूरा आपको अच्छे से पूरा देखिए हम डिटेल पूरा लिख के कार्य विधि ये सब अपने से पूरा बना के आपको लिख दिए हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा, या तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और तैयारी अच्छे से करते रहिए भाई।